नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं हमारा खास शो सबसे बड़ा मुकदमा, जिसमें आज कटघरे में है अंजू। अंजू जब से भारत से पाकिस्तान गई हैं अपने 2 बच्चों को छोड़कर, तब से लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने और घूमने के लिए पाकिस्तान जाने का दावा करने वाली अंजू के इस्लाम धर्म कबूल कर फातिमा बनने की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि अंजू और नसरुल्लाह ने निकाह कर लिया। ऐसे में इंडिया न्यूज की अदालत में आज अंजू पर सबसे बड़ा मुकदमा चलेगा। इस दौरान सबसे बड़ी जिरह होगी, सबसे बड़े सवाल होंगे और जनता की चार्जशीट में क्या है ये भी जानेंगे, क्योंकि अंजू के दावे में कई कानूनी दांवपेच है। इन्हीं दांवपेच को समझने के लिए आज अंजू को लेकर हमने एक चार्जशीट तैयार की है। उसमें कई सवाल हैं जिनको जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शो के दौरान एक बड़ा पैनल का हमारे साथ जुड़ेगा, जहां वकीलों की दलील होगी और मेहमानों से जिरह होगी और साथ ही होंगे जनता से जुड़े सवाल। वो सवाल कौन से होंगे वो भी हम आपको बता देंगे कि अंजू उर्फ फातिमा पर जनता की चार्जशीट में आरोप क्या क्या लगाए गए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सारे आरोप बताने जा रहे हैं। तो जनता की चार्जशीट में अंजू के ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप, अंजू ने अपने पति अरविंद को झूठ बोला, झांसा देकर पाकिस्तान गई, वो धोखेबाज है। दूसरा, पाकिस्तान जाकर इस्लाम कबूल किया, केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन नाजायज है। हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक लिए दूसरी शादी कानूनन जुर्म है। अंजू ने यह अपराध किया है। तो अंजू ने यह अपराध किया है, ये जनता की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक से ज्यादा आप शादी नहीं कर सकते। चौथा, इस्लाम में शादीशुदा महिला कि बिना तलाक दूसरी शादी अवैध है और अंजू ने यह गुनाह किया है, क्योंकि इस्लाम साफ कहता है कि जो महिला है केवल एक शादी कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती, और अंजू ने ऐसा करके गुनाह किया है। नसरुल्लाह ने अंजू को झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया। ये जनता के सवाल हैं। जनता के मन में यह भी सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है। सातवां सवाल, अंजू को आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिलना क्या आईएसआई की साजिश तो नहीं, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। जनता यह भी जानती है, समझती है, और ये उसका सवाल है। अंजू ने अपने बच्चों को पीछे छोड़कर मां की ममता का गला घोट दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 2 बच्चों को छोड़कर आखिर एक मां जो है वो कैसे जा सकती है। इसी जनता की चार्जशीट पर आज हम बड़ी बहस करेंगे कि अंजू को लेकर जनता के मन में क्या है। हमारे साथ खास पैनल एक जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले अंजू के पिता ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को इस दुनिया में, हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसको कोई भी हो इस मामले में अनौतराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। अच्छा, अंजू से बात करना चाहेंगे आप? अंजू से आप चाहेंगे एक बार बात करना? अब वो उनसे नफरत हो गई, घृणा हो गई, उनसे बात करने का नहीं है मन। एक भाई ये कह रहा है कि नफरत हो गई, अपनी मर्जी से किसी मुल्क में गई, अपनी मर्जी से किसी को पार्टनर चुना, तो भाई को नफरत क्यों हुई? क्या घर को धोखा दिया? क्या पति को धोखा दिया? या आप लोगों को धोखा दिया? डेविड? हाँ जी, धोखा दिया, परिवार को धोखा दिया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं उनको धोखा दिया। अच्छा, और जो अंजू पर जनता की चार्जशीट है उसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, फाजिल अहमद साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, शराफत अली साहब हैं, अधिवक्ता हैं पाकिस्तान के, हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, नेहा रस्तोगी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, शैलेंद्र प्रताप जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुकीम अहमद हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, और हिमाल अख्तर साहब भी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके अलावा गया प्रसाद थॉमस जी जो अंजू के पिता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल जो जनता के मन में हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, कि जनता के मन में अंजू को लेकर कई सारे सवाल चल रहे हैं कि आखिर 2 बच्चों को छोड़कर अंजू जो है वो पाकिस्तान कैसे चली गई। एक मां का दिल कैसे मान गया कि नहीं, मैं 2 बच्चों को छोड़कर जिनसे मैं प्यार करती हूं उसके पास चली गई।
पति को झूठ बोला, ऑफिस में झूठ बोला, दोस्तों को झूठ बोला, पिता को झूठ बोला, बच्चों को झूठ बोला, यानी झूठ की एक लंबी फेहरिस्त जो है वो अंजू ने तैयार कर ली और हर किसी को अलग अलग झूठ बोला। घर पर बोला जयपुर जा रही हूं, ऑफिस में बोला गोवा जा रही हूं, पिता को फोन किया कहा कि मैं लाहौर पहुंच गई हूं। तो ऐसे जो तमाम चीजें हैं जो अंजू के अलग अलग बयान अलग अलग लोगों के सामने आए हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। अंजू के पिता से भी बात हुई, अंजू के पिता भी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि अंजू बिना बताए वहां पर कैसे चली गई। पति जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, घर पर ताला बंद है और सबसे अहम यह है कि आखिर जो 2 बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, वो 2 बच्चे किसके पास रहेंगे, क्योंकि अगर अंजू पाकिस्तान चली जाती है तो क्या वो 2 बच्चों के साथ लेकर आएंगे। सीमा और अंजू के केस में फर्क है, लेकिन अंजू का जो केस है उस केस में उसने अपने 2 बच्चों को छोड़कर गई है। सबसे पहले मैं नेहा रस्तोगी जी आपके पास आना चाहूंगा। नेहा, आप सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस आपने लड़े हैं, आप कानून की अच्छी जानकार हैं। अंजू पाकिस्तान चली गई, कहा यह भी जा रहा है कि अंजू ने अपना धर्म बदल लिया है, तो क्या जो धर्म अंजू ने अब इस्लाम कबूल कर लिया है, तो क्या उस धर्म के पासपोर्ट पर, यानी अंजू ने अपना नाम फातिमा रख लिया है, तो क्या अब फातिमा के पासपोर्ट पर वो हिंदुस्तान ट्रेवल कर पाएंगी, पासपोर्ट नया बनवाना पड़ेगा? फातिमा के रूप में, अंजू के रूप में नहीं है, तो उनका जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें उनका नाम अंजू के तौर में दर्ज है। तो अब पाकिस्तान के ज़मीन से वो हिंदुस्तान आने के लिए उनको वो पासपोर्ट जो है उनको अंजू के नाम पे वो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि एट प्रेजेंट शी इज़ फातिमा ओवर देयर। उन्होंने अगर वो एफिडेविट सच है, उन्होंने जो जारी की है एफिडेविट के मुताबिक उनका नाम चेंज होकर अंजू से फातिमा हो गया है। तो बाकायदा उनको पूरा वहाँ पाकिस्तान लॉ के अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उनको फिर से वो पासपोर्ट नया जारी करवाना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो ट्रैवल कर सकती है। नेहा, हमारे साथ अंजू के पिता भी जुड़ गए हैं, सब उनके पास जाना चाहूंगा। गया प्रसाद जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, कि आपकी वेदना को मैं समझ सकता हूं, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, आप किस तरह से परेशान होंगे इस बात को मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब पहली बार आपको इस बात का पता चला कि जो अंजू है अब वो इस मुल्क में नहीं है, भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई है, वो भी अपने एक दोस्त के पास, इसकी जानकारी आपको कब मिली और उस समय आपके मन में क्या कुछ आया? मेरे ख्याल में तो ये जो बात जो आई, ये एकदम से सुनने में आई, तो मुझे एक पिता होने के नाते मेरा दिमाग ऐसे लग रहा था जाएगा, और मैंने इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैं 5 बच्चों का 6 बच्चों का बाप हूँ, उनका अच्छा परवरिश किया, सारे बच्चे हमारे स्वच्छ और उनके चाल चलन बढ़िया रहे हैं। तो इस लड़की ने अगर इस तरीके का कदम, यानी कि भारत से जाकर के पाकिस्तान में जाकर के लव की बातें करना, प्यार की बातें आना, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होने के जैसे हो गया। मेरे दिमाग में ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर विस्फोट हो जाएगा, मेरा दिमाग फट जाएगा करके तरीके से मुझे बहुत ही लग रहा था कि मैं कौमे में चला जाऊंगा। पर ये है कि मुझे कुछ हमारे लोगों ने, हमारे जानने वाले थे, उन्होंने आगे मुझे संभाल लिया। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि मेरे दिमागी संतुलन बिगड़ गया था मेरे इस बात को सुन करके। अच्छा, आपके कुछ बयान भी आए हैं जिसमें आपने ये कहा है कि अंजू की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति के बारे में नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि वो संकी टाइप की लड़की है, अपना मर्जी करने वाली लड़की है। मतलब हमेशा से वो अपनी मर्जी चलाती रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बचपन से ही उसके अपने आप को काम पूरा करना, अपने आप में जो मन में आया वो करना है। हाल में मैं बोलता था इस बच्चे को, ये लड़की ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़की है इसलिए ये अपने आप को ये नुकसान करेगी। तो बच्चा अपने आप अपनी मर्जी करता है, वो अपने आप का नुकसान करता है, मैं इसको समझाता था। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी चलाती थी, लेकिन किस तरह की मर्जी वो चलाती थी जिससे आपको आपत्ति थी? परिवार में जैसे परिवार में जैसे मान लो मैंने इसको 8वीं क्लास तक जिससे ननिहाल में पढ़ाई किया, उसके बाद में 9th और 10th में मैंने पढ़ाने की कोशिश की इसको। तो 10th क्लास में मेरी थोड़ी परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण से मैं फीस नहीं दे पाया। फिर भी मैं यहाँ के जो हमारे हेडमास्टर साहब थे हमारे स्कूल के, तो उनसे मैंने निवेदन किया, सर जी मैं आपको फीस दे दूंगा आगे पीछे, पर मेरे बच्चों को पेपर देने देना।
उन्होंने इजाजत दे दिया, कोई बात नहीं मास्टर जी आप आ जाइए। मैं सिलाई का काम करता था, मास्टर जी के नाम से बोलते मेरे को। उन्होंने कहा आप आ जाइए, कोई बात नहीं, अपनी बेटी को लेके आइए। तो मैंने लड़की से कहा, मैंने कहा बेटा आप जाके पेपर दे दो। इसने साफ मना कर दिया, मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं पेपर नहीं दूंगा। एंड में आकर के उसने 10th का पेपर नहीं दिया, उसके लिए बहुत उसको परेशान होना पड़ा। तो इस तरीके की मतलब गलतियां करना और फिर बाद में वही काम को करना, तो ये क्या है? ये पागलपन या जिद्दपन तो है नहीं, ये सनक सनक है। लेकिन आपने उसे क्या बोलते? समझाने की कोशिश तो की होगी ना? जी हाँ, हमने समझाने की कोशिश की, उसकी बहनों ने समझाने की कोशिश की, उसके टीचर ने समझाने की कोशिश की, उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की। आखिरी उसने पेपर दिया तो दिया ही नहीं। और वही 10th की जब इसको आवश्यकता पड़ी भविष्य में 10 या 20-10 साल के बाद, तब पछता रही है कि काश मैं बात मान लिया होता। फिर 10,000 रुपए देकर किसने प्राइवेट से कहीं जाके हाई स्कूल किया। उसके बाद क्या? लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास चलूंगा, आप बने रहिएगा। सीमा वापस आ जाती है, सीमा भारत में वापस आ जाती है, आपसे मिलने आती है, आप उसे माफ कर देंगे? देखो सीमा नहीं, अंजू, अंजू की बात कर रहे हैं, आप सीमा की बात कर रहे हैं। नहीं, माफ करिएगा, अंजू अगर वापस आती है तो आप उसे माफ कर देंगे? नहीं, मेरे माफ करने से कुछ नहीं होता है। यह हमारे पूरे भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इंडियन लेवल की बात है ये। क्योंकि मैं एक गद्दार या किसी प्रकार का मैं एक वफादार, मतलब ऐसा नहीं हूं कि मैं खाली बच्चों के प्रति मैं वफादारी दिखाऊं और उसको गले लगा लूं। मेरा बेटी कहीं भी घूम के आ गया और मैं उसको गले लगा लूं, ऐसा नहीं है। हमारे कानून और भारतीय संविधान के अनुसार और हमारी मान मर्यादा को रखते हुए, और ऐसा नहीं होता है सर। मैं आप सबसे इसी चीज का मैं समझता हूं कि कोई भी बेटी या बहू घर से जो देहरी लांग जाता है उसको हम समाज उसको ठीक नजर से नहीं देखता है। तो ये जब भारत में आएगी तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इसके जो बेटी लोग हैं भारत की, और जो महिलाएं हैं और जो माताएं बहनें हैं, वो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो इसके चेहरे के ऊपर थूकेगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल जनता की चार्जशीट में है वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें कि क्या सवाल है जनता के मन में। क्या भारतीय कानून के तहत अंजू और नसरुल्लाह की जो शादी है क्या वो वैध है? ये एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि क्या ये शादी वैध है। शैलेंद्र जी, क्या ये शादी वैध है? भारतीय कानून के तहत बिल्कुल अवैध है, और शायद इसीलिए उनके पिताजी ने रोष व्यक्त किया कि शायद वो भारत नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत क्लियर है। इवन कन्वर्जन जो लॉज हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज यू कांट कन्वर्ट योर रिलीजन, अपना धर्म आप नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधान बहुत क्लियर करता, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस शब्द मैरिज इज नॉट अलाउड, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। तो प्रैक्टिस में जो विधियां हैं, पूजन विधियां, वो तो कर सकते हैं आप। और कभी भी अंजुम वापस आएगी तो यहाँ पे उस पर बाईगामी का मुकदमा चलेगा, क्योंकि वहाँ उसकी ऑलरेडी एक शादी एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्टिंग शादी जब तक डिवोर्स नहीं होता, इवन कन्वर्ट करके आप दूसरा धर्म में परिवर्तन करके भी शादी नहीं कर सकते। आपको आईपीसी की धारा 494 के तहत मुकदमा चलेगा और 7 साल तक की सजा। लेकिन उसके लिए तो शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी ना उसके पति को। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है सो मोटो लेके केस तो रजिस्टर्ड नहीं होगा ना इसमें। बिल्कुल, चूंकि मामला क्रॉस बॉर्डर है और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ निश्चित रूप से उसे पति को राइट देता है, लेकिन इट इज ऑल्सो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के पास राइट है कि सुमोटो लेके मुकदमा कर सकता है। और दूसरी चीज आपने एक और कही कि मुकदमा अंजू अपने बच्चों को लेके क्यों नहीं गई, क्योंकि इस्लाम में एडॉप्शन अलाउड नहीं है, ये टेक्निकल वो है। और दूसरी अगर मानवीय पहलू देखें तो सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेके भारत आ जाती है, उसको लगता है यहाँ तो इंसानियत जिंदा है। अंजुम को मोहब्बत है या मोहब्बत के आगे कुछ और है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ज्यादा बेहतर पता करेंगी, लेकिन उसको ये पता था कि अगर बच्चों को लेके साथ वो जाएगी तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट या दरिंदा स्टेट, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो नाम डिफरेंट कंट्रीज उसको देते हैं, अलाइंस पार्टनर दूसरे देते हैं, एनिमी स्टेट दूसरे देते हैं, तो इसलिए बच्चों को लेके नहीं गई, तो उसको पता है कि उसके बच्चे को मार दिया जाएगा। दूसरा एक चीज और आपने कही अंजुम की, एक इंटरनेशनल लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है। जी, आप कह रहे थे
इंटरनेशनल लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है कि राइट टू मैरिज ऑफ ओन चॉइस, इट इज एन इंटरनेशनल यूएन चार्टर के तहत इसको इंटरनेशनल राइट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग नेशनल, किसी भी नेशनल का हो सकता है, किसी जेंडर से हो सकता है, जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ, वहाँ पे अभी तक गे मैरिजेस पूरी दुनिया में कुछ ही राष्ट्रों ने अलाउ की हैं। तो क्या इंटरनेशनल लॉ जो कहता है कि राइट टू मैरिज, और दोनों भारत और पाकिस्तान उसके सिग्नेटरी हैं यूएन चार्टर के जी, और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 16 स्पेसिफिक कहता है कि आप शादी अपने मन से कर सकते हैं, बिल्कुल, और किसी नेशनल से कर सकते मैं हैं। आपके पास आता हूं। शराफत अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। शराफत अली साहब, क्या पाकिस्तान में इस शादी को वैध करार दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो उसने तलाक लिया नहीं है? बहुत शुक्रिया जी आपका बात करने का मौका देने का। मैं सोच रहा था कि बात शायद इसी मामले तक हो, लेकिन दरमियान में फील्ड स्टेट और कुछ गद्दार जैसे अल्फाज और इस तरह के इस्तेमाल करके तो बात को शायद कानूनी या इखलाकी या समाजी से आगे कहीं लेके जाया जा रहा है। मैं दो तीन बातें, जैसे आईपीसी के अंदर जो जुर्म है 7 साल सजा जबरदस्ती की शादी करने के लिए, इसी तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी ये सजा है, और वो सजा जो है ये 2011 के अंदर उसको बढ़ा के उस सजा को 10 साल कर दिया गया था। यानी कि इस वक्त अगर आप ये कहते हैं कि फर्ज करें ये पोस्ट कन्वर्जन है या शादी जबरदस्ती की गई है, किसी फ्रॉड से, धोखाधड़ी से की गई है, तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उसकी बाकायदा जो है वो। लेकिन शराफत अली साहब, अगर पाकिस्तान में सजा का प्रावधान है तो फिर निकाह को मान्यता कैसे दे दी गई? मैं बात कर रहा हूँ जी। दूसरी बात ये कि 2 लॉज जो है ना कि सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 और हिंदू मैरिज एक्ट जो बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर लागू है अपार्ट फ्रॉम सिंध, जो 2017 का हिंदू मैरिज एक्ट है। बंदा इतना चीज जो है, मुझे वो ड्राफ्ट करने का मौका मिला था, वो लॉ मैं लॉ मिनिस्ट्री में उस वक्त एडवाइजर था। लॉ के अंदर जो है कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि जहां पे आप किसी और जो है वो मजहब की औरत को या हिंदू मजहब उसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहली चीज तो ये है कि लॉ जो है वो जो जबरदस्ती एक मजहब से दूसरे मजहब में कन्वर्ट करना है उसके भी खिलाफ है। जबरदस्ती की शादी जो है उसके ऊपर भी कड़ी सजा है। पहले तो ये कानूनी बात है जी। अब बात आ जाती है जो दूसरी के हकीकत क्या है। अब अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर आप वो इधर उधर से आप देखते हैं तो उस सारे के अंदर जो बात मतलब जो चल रही है, अब वो अभी तक अंजू है या सीमा है, उसने कर ली है शादी, नहीं कर ली, वो खुद उसको डिनाई कर रही है, ये वो वाले फैक्ट्स हैं। जबकि कुछ ऑफिशियल्स जो हैं, जो डीआईजी मालाकंड है मुतलका इलाके के, उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक गए हैं, उनको पूरे तौर पे सिक्योरिटी दी गई है। अब इंटरेस्टली शादी जो करना है, शादी करने का कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी अलग से अगर आप उसको मुस्लिम फैमिली लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए शादी तो आपको अलग से निकाह ने पढ़ानी है गवाहों की मौजूदगी में। कोर्ट में तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने आपको ये बयान देना है कि हाँ ये हमने ही शादी की है और ये जो मेरा बयान है ये ठीक है और मैंने ये सारा कुछ जो है वो होशो हवास में किया है। तो इस तरह के जो कागजात हैं अभी तक तो कोई क्या अगर सामने किसी के आए हैं तो वो बाकी भी पैनलिस्ट में बता सकता है। मेरी नजर से ये नहीं गुजरा मासवाए इसके कि एक वीडियो जिसमें उनको कोर्ट के अंदर जो है वो ले जाते हुए देखा है। तो अगर ये वाकई ही शादी है तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे ये बिल्कुल अगर ये हुई है तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसका जवाब